स्टूडेंट्स, मैं हूं के प्रिंस। आप देख रहे हैं जनता ट्यूटोरियल। हम लोग कर रहे थे आरसीसी में हम लोगों ने देखा था कि स्लैब का डिजाइन किस तरह से करते हैं, वन वे स्लैब का डिजाइन किस तरह से करते हैं। तो वन वे स्लैब का डिजाइन हम लोगों ने एकदम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए देखा था। जब स्टेप्स पता होगा तो आपको स्लैब डिजाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसलिए आज का वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैंटिलीवर के केस में या फिर छज्जा वगैरह होता है, वो सारा कैंटिलीवर स्लैब होता है। तो कैंटिलीवर के स्लैब में कैसे हम लोग डिजाइन करते हैं। तो ये वीडियो देखने से पहले आप वन वे स्लैब का डिजाइन देख लीजिए, अगर यही सजेस्ट करूंगा मैं। लेकिन अगर कैंटिलीवर का आप देख रहे हैं तो कैंटिलीवर में हमने बताया कि कैंटिलीवर स्लैब का जब डिजाइन करते हैं या फिर छज्जा का डिजाइन करते हैं तो सेम एज प्रीवियस वीडियो की तरह करते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। जो लोग पिछले वाले वीडियो को बढ़िया समझ लिए होंगे उनको ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एकदम फोटो कॉपी है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, थोड़ा बहुत रेनफोर्समेंट डिटेलिंग में डिफरेंस होता है। इसमें उसमें बार बेंटअप करते थे, इसमें बार बेंटअप नहीं करते हैं। इसमें एलडी प्रोवाइड करते हैं यानी डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ खास अंतर नहीं होने वाला है। जो प्रीवियस वीडियो हम लोग ने देख लिया था वही वीडियो है, वही लेक्चर की तरह होगा, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है। हम लोग देखते हैं कि कैंटिलीवर स्लैब का अगर एग्जाम में पूछता है तो उसका डिजाइन किस तरह से करते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैंटिलीवर का स्टेप्स क्या है डिजाइन का, मतलब कि पहले हम लोग स्टेप्स समझ लेते हैं, उसी स्टेप को फॉलो करते हुए हम लोग कैंटिलीवर स्लैब को डिजाइन करने वाले हैं। तो कैंटिलीवर का स्टेप्स है जस्ट एज जब प्रीवियस वीडियो में देखा था हमने कि सिंपली सपोर्टेड का क्या स्टेप्स था, वही है। थोड़ा बहुत चेंज होगा। जैसे देखिए यहाँ पर कि स्टेप्स 1 में उसमें भी जो कैंटिलीवर स्लैब के लिए हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, तो स्टेप 1 में हमने देखा था कि b इक्वल टू 1 मीटर लिया था, यानी 1000 mm। हमेशा जो स्लैब डिजाइन करते हैं, चाहे कोई भी स्लैब हो, यूनिट विड्थ के लिए ही डिजाइन करते हैं और उसी तरह से फिर एनफोर्समेंट लगाते चल जाते हैं ओवरऑल जो स्पैन होता है उसमें। तो हम लोगों ने पहले b बराबर 1 मीटर मान लिया। दूसरा स्टेप में हमने कहा कि एल क्लियर जो प्रोजेक्टेड लेंथ होगा कैंटिलीवर का, वही आपका एल इफेक्टिव के बराबर हो जाएगा। तो प्रोजेक्टेड लेंथ मान लीजिए कि ये आपका वॉल सपोर्ट है, ये लेंथ है, ये स्लैब सपोर्टेड है। तो ये जो दिखाएगा एल क्लियर प्रोजेक्टेड लेंथ, यही हम लोग एल क्लियर मान ले रहे हैं। बहुत सारा बुक्स में इसी तरह से बनाया गया है, नहीं तो फिर अगर आप उस तरह से बनाना चाहते हैं एल इफेक्टिव निकाल के, तो एल सी प्लस d/2 होना चाहिए। ये होता है एल इफेक्टिव कैंटिलीवर केस में। लेकिन बहुत सारा बुक्स में डायरेक्ट एल सी यानी एल क्लियर को ही एल इफेक्टिव एज्यूम कर लेता है। तो डायरेक्ट हम यहाँ से एल क्लियर को एल इफेक्टिव एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 मेरा कंप्लीट हो जाता है, यानी कि एल इफेक्टिव का वैल्यू जब मिल जाता है तो तीसरा स्टेप में हम लोग करते हैं कि d बराबर हम लोग निकालते हैं, यानी इफेक्टिव डेप्थ। d बराबर होता है स्पैन बाई 10, जो आपका क्लियर स्पैन है, बाई 10 टू स्पैन बाई 12। ये कहां से आता है? जनरली हम जानते हैं कि कैंटिलीवर का लिए L/D का रेशियो होता है 7, लेकिन 7 को मॉडिफाइड किया जाता है, मॉडिफिकेशन फैक्टर का यूज किया जाता है। जो प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि मॉडिफिकेशन फैक्टर कैसे निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ स्टील निकालते हैं, एफएस का वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मॉडिफिकेशन फैक्टर का वैल्यू किस तरह से निकलता है। तो यहां से हम लोग डायरेक्ट मॉडिफाइड वैल्यू ले लेते हैं। डायरेक्ट मॉडिफाइड वैल्यू आप इतना यूज कर सकते हैं, स्पैन बाय 10 टू स्पैन बाय 12। और उसके बाद ओवरऑल डेप्थ, जो ओवरऑल डेप्थ है ये वैल्यू आप निकाल लीजिए। ओवरऑल डेप्थ यहाँ से जब आपको पता चल जाएगा तो सेक्शन साइज हमको पता चल गया, यहाँ से स्पैन एल इफेक्टिव पता चल गया, बी पता चल गया, डी पता चल गया। तो अब हम लोग चलते हैं स्टेप नंबर 4 में लोड कैलकुलेशन करने के लिए। तो लोड कैलकुलेशन में लाइव लोड आपको गिवन रहेगा, फिनिशिंग लोड आपको भी गिवन रहेगा, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर दिया हुआ रहेगा कि इतना mm का फिनिशिंग लोड कुछ दे देगा कि 5 mm करना है, ठीक है, 5 mm दे देगा। उसका विड्थ हम लोग माने हुए हैं 1 मीटर, और डेप्थ तो पता ही है, ठीक है, बी पता है, डी पता है, और उसके बाद यूनिट वेट जो हम लोग ले लेते हैं 24, या फिर पीसीसी का 24 होता है इसलिए हम लोग 24 लेते हैं। अदरवाइज उस जो फ्लोर फिनिशिंग होगा उसका दिया हुआ रहेगा यूनिट वेट, अगर नहीं रहेगा तो पीसीसी मान के हम लोग 24 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि अगला है कि डेड लोड के लिए बी इंटू डी इंटू यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, यानी 25 ले लेते हैं। 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब होता है यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, वहां से ले लिए। टोटल लोड निकालिए, लाइव लोड, फिनिशिंग लोड और डेड लोड को जोड़ दिया तो हम लोग को टोटल लोड निकल गया। जब टोटल लोड पता चल जाएगा तो फैक्टर्ड लोड हम लोग लिखेंगे यहाँ पे से। फैक्टर्ड लोड बराबर क्या होता है? WU से इसको डिनोट करते हैं, यानी पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, लिमिटेड स्टेट मेथड में पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से जब टोटल लोड में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको फैक्टर्ड लोड पता चल जाएगा। तो यहाँ से फैक्टर्ड लोड पता चल गया, यानी इसी लोड के लिए हमको डिजाइन करना है। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग बेंडिंग मोमेंट कितना रहा पहले ये पता कर लेते हैं। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग बेंडिंग मोमेंट पता करने के लिए
हम लोग यहाँ पर चले आए हैं स्टेप नंबर 5 में। तो देखिए जैसे आपका स्लैब है, बीम पढ़ा होगा तो आपको याद होगा सॉम में कि यूडीएल है कैंटिलीवर के केस में। तो यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए कि ये डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर है, तो इसके लिए बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कितना होता था। फोर्स पहले लिखेंगे डब्ल्यू इंटू एल आई इंटू एल स्क्वायर बाई टू, सॉरी डब्ल्यू इंटू एल, ये फोर्स हो गया। आई कहाँ पे एक्ट करेगा, तो मिड पे, तो इंटू एल बाई टू, ठीक है। तो ये होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू। इसको जब पॉइंट लोड में हम चेंज करते हैं तो एल बाई टू, यहाँ पर अगर पॉइंट लोड में एक्ट ये डब्ल्यू इंटू एल किए तो ये पॉइंट लोड हो गया, ठीक है। आई इंटू एल बाई टू के तो पॉइंट लोड जो है एक्ट करता है मिड पे, तो मिड पे एक्ट करता है डब्ल्यू इंटू एल बाई टू। सॉम में पढ़ा होगा, ये बेसिक चीज है। तो हमने यहाँ से बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट कैलकुलेट कर दिया। बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट कैलकुलेट करने के बाद स्टेप नंबर 6 में आते हैं। यहाँ पर हमने देखा था कि जो यहाँ पर डी प्रोवाइड किया, यहाँ पर जो आपने डी प्रोवाइड किया स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 में जो स्मॉल डी यानी इफेक्टिव डेप्थ प्रोवाइड किया, वो क्या सही प्रोवाइड किया हुआ। तो इसके लिए हम लोग बीएमयू बराबर जो एक्सटर्नल लोड के कारण जो मोमेंट आ रहा है उसको हम लोग बैलेंस सेक्शन के लिए एमयू लिमिटिंग से इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेट करने के बाद यहाँ पता चलेगा कि हमको डी रिक्वायर्ड कितना है, फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला। डी रिक्वायर्ड मतलब कि मिनिमम हमको इतना डेप्थ चाहिए ही चाहिए। उसके बाद चेक करें कि जो मिनिमम डेप्थ आया है उससे मेरा डी प्रोवाइडेड ज्यादा है कि नहीं। अगर ज्यादा है तो ओके है, नहीं है तो फिर हम जो डी प्रोवाइड करेंगे वो ज्यादा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो डी रिक्वायर्ड शुड बी लेस देन डी प्रोवाइडेड ऑलवेज, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं स्टेप 7 में। इज जस्ट एज प्रीवियस वीडियो वाला, जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग जो स्लैब डिजाइन किए थे उसी का स्टेप्स है। थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंज हुआ है, और जो लोगों को कंफ्यूजन रह गया था तो इसमें आपको खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एएसटी का फॉर्मूला लगाइए मेन स्टील के लिए। तो ये फॉर्मूला हम बताए हुए पहले से, यहाँ पर डी डालिएगा जो प्रोवाइड किए हैं। यहाँ पर भी जो डी प्रोवाइडेड है, ये वाला डी प्रोवाइडेड है, ये वाला डालिएगा जो प्रोवाइड कीजिएगा। यहाँ से एएसटी मेन पता चल जाएगा। चेक करेंगे कि मिनिमम एएसटी हमको कितना चाहिए, तो एचवाईएसडी के लिए ये फॉर्मूला लगाइए, माइल्ड स्टील के लिए ये फॉर्मूला लगाइए। इससे आपका जो एएसटी आना चाहिए वो ज्यादा आना चाहिए। अगर कम आ रहा है तो यही वैल्यू आप यूज कीजिए, जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है वही यूज कीजिए। अगर ज्यादा है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे स्पेसिंग कैलकुलेट करेंगे। स्पेसिंग के लिए एरिया ऑफ वन बार का एरिया, यहाँ पर हम लोग डाया एज्यूम कर लेंगे, कितना एम का डाया हम यूज कर रहे हैं। तो डाया एज्यूम करने के बाद एक बार का एरिया निकालिए इंटू बी है आपका 1000। एएसटी मेन एएसटी आपका कितना है, ठीक है। एएसटी मेन यहाँ से जो कैलकुलेट कीजिएगा वैल्यू, वो वैल्यू पुट करने के बाद आपको स्पेसिंग आ जाएगा। तो ये स्पेसिंग जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, इसके लिए चेक लेंगे। तो स्पेसिंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन मिनिमम ऑफ 3D और 300 मेन स्टील के लिए ये स्पेसिंग का चेक है, ठीक है। तो अगर ये दोनों में जो मिनिमम आएगा उससे ये स्पेसिंग जो आएगा वो कम होना चाहिए। अगर कम नहीं है, ज्यादा है, तो इन दोनों में जो कम आ रहा है वह वैल्यू हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। उतना ही हम बार प्रोवाइड करेंगे। चलिए तो हम लोग चलते हैं अब। हाँ, आपका स्टेप 7 तक कंप्लीट हो गया, यानी कि मेन रेनफोर्समेंट आप निकाल लिए। तो इसके बाद आपको याद होगा कि इसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन स्टील निकालते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए फिर चेक करेंगे उसका मिनिमम क्राइटेरिया। हालांकि जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील लगाते हैं वो मिनिमम ही होता है, उसके लिए मिनिमम चेक करने की जरूरत नहीं है। जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील लगाते हैं तो यही दोनों में से जितना अमाउंट होगा, अगर एचवाईएसडी के लिए होगा तो इतना डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, अगर माइल्ड स्टील के लिए होगा तो इतना डिस्ट्रीब्यूशन स्टील लगाएंगे। उसके बाद स्पेसिंग क्राइटेरिया चेक करेंगे। चेक करने के बाद अगर वैल्यू सेटिस्फाइड होता है तो ओके लिख के आगे बढ़ेंगे, चेक लगाएंगे। उसके बाद शियर चेक, डेवलपमेंट चेक, डिफ्लेक्शन चेक। आगे देखते हैं हम लोग क्या करते हैं स्टेप 7 में। ये सारा चीज आपको नोट्स में प्रोवाइडेड है, इसलिए हम ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं इसको। तो स्टेप 7 के बाद चलते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का एरिया निकालेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का एरिया देखिए कैसे निकलता है। चलिए तो हम लोग स्टेप 8 में चलते हैं। तो स्टेप 8 में है कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार का एरिया ऑफ स्टील कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर हमने बताया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन बार लगता है वो मिनिमम क्राइटेरिया का लगता है। जो मेन स्टील का मिनिमम क्राइटेरिया है वही एएसटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। वो उतना ही एरिया ऑफ स्टील लगेगा डिस्ट्रीब्यूशन में। तो यहाँ पर आता है कि 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया किसका, एचवाईएसडी के लिए, और माइल्ड स्टील के लिए 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया, ठीक है। उसके बाद स्पेसिंग कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पर डाया एज्यूम कर लीजिए, कितना डाया का एज्यूम कर रहे हैं आप, डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वहां पर डाया एज्यूम करने के बाद एरिया ऑफ वन बार कैलकुलेट कीजिएगा इंटू बी है आपका 1000, तो 1000 लिखना है। यहाँ पर एएसटी डिस्ट्रीब्यूशन जितना कैलकुलेट करने के बाद आएगा, अगर एचवाईएसडी रहेगा तो इतना कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगा ये इस पे लिखना है। अगर माइल्ड स्टील रहता है तो ये वाला वैल्यू लिखना है। यहाँ पर जो वैल्यू आएगा
15% और हमें ये वैल्यू प्रोवाइड करना है। उसके बाद स्पेसिंग जब कैलकुलेट होगा तो चेक करना है कि स्पेसिंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5D और 450 दोनों में जो मिनिमम आएगा उससे ज्यादा स्पेसिंग नहीं आना चाहिए। अगर ज्यादा आ रहा है स्पेसिंग, यहाँ जो स्पेसिंग निकाले हैं ज्यादा आ रहा है तो क्या करना है, ये दोनों में जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है वही वैल्यू प्रोवाइड करना है, उतना ही हमें वैल्यू प्रोवाइड कर देना है। उसके बाद चेक लगाना है, ऑल चेक्स हम लिख दिए हैं स्टेप 9 में। तो ऑल चेक्स का मतलब क्या हुआ, पहला है आपका शियर चेक, उसके बाद डिफ्लेक्शन चेक, उसके बाद डेवलपमेंट लेंथ का चेक करेंगे, डेवलपमेंट लेंथ का चेक करेंगे। ठीक है, जब इतना तीनों चेक करने के बाद हम लोग आगे चलेंगे रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग में। जब रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग होता है तो हो गया स्लैब का डिजाइन, जस्ट एज सेम प्रीवियस की तरह है। इसमें केवल करना है, थोड़ा बहुत चेंज होगा, क्या बीएमयू निकालने में थोड़ा सा चेंज होगा, शियर फोर्स निकालने में थोड़ा सा चेंज होगा, और कहीं कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहां कहां चेंजेस आ रहा है कहां नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे उस पर। चलिए तो उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए कि डिजाइन अ कैंटिलीवर स्लैब फॉर एन ओवरहैंग ऑफ 1.25 मीटर, मतलब कि ओवरहैंग जो लेंथ दिया हुआ है यानी कि एलसी दिया हुआ है, एल क्लियर जो दिया हुआ है 1.25 मीटर है। द इम्पोज्ड लोड ऑन अ स्लैब कंसिस्ट ऑफ 1 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि आपका इम्पोज्ड लोड दिया हुआ है 1 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और फ्लोर फिनिशिंग का लोड दिया हुआ है, जो वेट ऑफ फिनिशिंग है वो दिया हुआ है 800 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कहा है कि यूज M20 एंड Fe415 था। इस कैंटिलीवर का डिजाइन करना था। हम लोग चलते हैं सीधा सीधा स्टेप पे, सॉरी स्टेप के पहले हम लोग चलते हैं, जो गिवन है वो लिख लेते हैं या फिर स्टेप पे भी चल देता है। तो चले पहले गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन है आपका 1 L क्लियर इक्वल टू, डायरेक्ट L बराबर लिखिए 1.25 मीटर। उसके बाद लाइव लोड दिया हुआ है या फिर इम्पोज्ड लोड इसको कह सकते हैं, जो लाइव लोड दिया है वह 1 किलो न्यूटन, तो यानी 1 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको किलो न्यूटन का न्यूटन में चेंज कर लिया है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000। ठीक है, उसके बाद फ्लोर फिनिशिंग है, लोड ऑफ फ्लोर फिनिशिंग कितना दिया हुआ है 800 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपका दिया हुआ है एफसीके का वैल्यू दिया हुआ है 20 न्यूटन पर मीटर mm स्क्वायर, और एफवाई का जो वैल्यू है वो है 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ तो हम लोग को डिसाइड नहीं करना है कि स्लैब 1 वे है या 2 वे है, आप लोग को 1 वे ही पढ़ना है। और इसमें केवल एल का जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्लियर स्पैन ही केवल दिया हुआ है। अगर वैल्यू देता जैसे 1.25 इंटू समथिंग वैल्यू देता तब आपको 1 वे है कि 2 वे है आपको चेक करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट एलसी का वैल्यू यानी एल क्लियर का वैल्यू दिया हुआ है, क्लियर स्पैन का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको ये समझना है कि ये 1 वे ही है, 2 वे नहीं है। ठीक है, तो 1 वे की तरफ डिजाइन करेंगे। तो 1 वे का हम लोग देखे थे डिजाइन, उसी तरह से डिजाइन करेंगे, लेकिन ये कैंटिलीवर केस में, वो था सिंपली सपोर्टेड केस में। तो कैंटिलीवर केस में आपको डिजाइन क्या करना है, स्टेप्स फॉलो करते जाइए, थोड़ा स्पीड में बताएंगे आज। स्टेप नंबर 1 में है आपका B इक्वल टू 1 मीटर यानी 1000 mm। ठीक है, स्टेप 2 में हम लोग चलते हैं। तो स्टेप 2 में हमने बताया था कि LC इक्वल टू ही L इफेक्टिव ले लेते हैं। तो L इफेक्टिव का वैल्यू क्या हो जाता है, यहां पर लिख लीजिए L इफेक्टिव बराबर 1.25 मीटर, यानी कि आप इसको जब चेंज कीजिएगा mm में तो कितना हो जाएगा 1250 mm हो जाएगा। ठीक है, स्टेप 3 में चलिए। स्टेप 3 में हमने कहा था कि इफेक्टिव डेप्थ निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव डेप्थ। यहां पर लिख लीजिए कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव डेप्थ, तो हो जाएगा आपका D इक्वल टू, हमने बताया कि स्पैन बाई 10 टू स्पैन बाई 12 होता है, तो यहां पर हम लोग वैल्यू ले रहे हैं स्पैन बाई 10, यानी कि 1.25 जो है तब कितना हुआ 1250 डिवाइडेड बाई 10 की जगह तो 125 mm का आपको D मिला। स्मॉल d जो वैल्यू आया 125 mm। ठीक है, जब 125 mm आया तो हम लोग ओवरऑल डेप्थ निकालते हैं। D बराबर आया 125 mm, तो ओवरऑल डेप्थ कितना हो जाएगा D इक्वल टू स्मॉल d कैपिटल D, यानी ओवरऑल डेप्थ बराबर स्मॉल d प्लस नॉमिनल कवर प्लस डाया बाई 2। तो D है आपका
125 mm प्लस नॉमिनल कवर 20 प्लस डाया। हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर लिख दीजिएगा आप एज्यूम डाया इक्वल टू 10 mm। ठीक है, हम डाया बराबर 10 mm यूज कर रहे हैं, तो 10/2 तो हो जाएगा आपका 5, यानी कि 150 mm ओवरऑल डेप्थ बराबर आपको आ गया। ठीक है, हमने कैलकुलेट किया कि ओवरऑल डेप्थ जो डी प्रोवाइड करेंगे वो 150 mm और स्मॉल डी जो प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर स्मॉल डी जो प्रोवाइड कर रहे हैं 125 mm, यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, इतना हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टेप 3 कैलकुलेट हो गया, यहाँ पर से इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट कर लिया। स्टेप 4 में हम लोग चलते हैं। चलिए, तो जब सेक्शन साइज हमको पता चल गया तो स्टेप 4 में हम करते हैं लोड कैलकुलेशन। तो लोड कैलकुलेशन में हम लोग देख रहे हैं कि लाइव लोड आपको पता था 1000, इम्पोज्ड लोड पता था 1000 यानी 1 किलो न्यूटन था, तो उसको न्यूटन में चेंज कर दी, 1000 किलो न्यूटन पर मीटर हो गया। फिनिशिंग लोड 800 न्यूटन पर मीटर है। उसके बाद डेड लोड जो है बी इंटू डी इंटू यूनिट विड्थ ऑफ कंक्रीट करके, बी हमने 1 मीटर एज्यूम किया था, डी मेरा आया था प्रोवाइड किया था 150 mm, उसको मीटर में चेंज कर लिया हमने 25 इंटू 10⁻3। यहाँ पर हमने किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज किया है। उसके बाद इतना आया है, आपको टोटल लोड कैलकुलेट कर लिया, तीनों को जोड़ के टोटल लोड हो गया। उसके बाद फैक्टर लोड कैलकुलेट किया, यानी कि डब्ल्यू का वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गया स्टेप नंबर 4 में। तो स्टेप 5 में हम क्या करते हैं, बीएमयू का कैलकुलेशन करते हैं, बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट, यानी यही डिजाइन बेंडिंग मोमेंट है। तो कैलकुलेशन करने के लिए हम जानते हैं कि कैंटिलीवर के केस में अगर यूडीएल होता है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इतना ही होता है, डब्ल्यू इंटू एल इफेक्टिव का स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो मेरा आया 6504 न्यूटन मीटर। तो इसको एमएम में चेंज करने के लिए 10⁻3 से गुना कर दिया हमने। उसके बाद इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करना है। तो इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए हमने देखा कि बीएमयू बराबर एमयू लिमिटिंग, क्या बीएमयू हमने कैलकुलेट कर लिया था। एमयू लिमिटिंग का जो वैल्यू है ये वैल्यू फार्मूला से आया है। तो फार्मूला Fe415 के लिए जो होता है 0.138 FC के BT स्क्वायर। तो डी जो है यहाँ पर डी रिक्वायर्ड है, यानी बैलेंस सेक्शन के लिए, यानी मिनिमम इतना डेप्थ चाहिए ही चाहिए। तो इसका जब कैलकुलेशन किया वैल्यू पुट अप करने के बाद FCK का वैल्यू 2, B का वैल्यू 1000 mm यानी मीटर में चेंज किए थे, तो मीटर में हमने एज्यूम किया था कि 1 मीटर था। उसके बाद जब वैल्यू डाले यहाँ पर तो 48.25 आया। तो देखिए 48.25 जो आया है, हमने प्रोवाइड किया था कितना, डी हमने प्रोवाइड किया था 125, ये आया है डी रिक्वायर्ड 48, यानी कि जो डी प्रोवाइडेड है वो ग्रेटर है, यानी डी रिक्वायर्ड जो है लेस है। तो मेरा कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, तो ओके है यहाँ से। तो स्टेप नंबर 6 में हमने ये बता दिया कि सेक्शन जो है मेरा अंडर रेनफोर्स है। तो जब सेक्शन अंडर रेनफोर्स तब इसको डिजाइन किया जाए एएसटी के लिए। तो एएसटी के लिए जब हमने एएसटी का फॉर्मूला लगाया तो एएसटी कैलकुलेशन का फॉर्मूला हमने बताया था। देखिए फॉर्मूला बार बार आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला हम पागल है फॉर्मूला बार बार लिख रहे हैं, फॉर्मूला आपको बार बार लिखना ही है। जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर एग्जाम में बना रहे हैं तो फॉर्मूला लिख के ही बनाइए। तो यहाँ पर हमने सारा वैल्यू पुटअप किया, सारा वैल्यू पुटअप देखिए। तो कैलकुलेट करने के बाद आया मेरा 140 mm स्क्वायर एएसटी में, और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील आया है 180 mm स्क्वायर, यानी कि हमने ये मिनिमम के लिए आपका स्टील आया है 180 mm स्क्वायर, और जबकि हमने कैलकुलेट किया है 148 mm स्क्वायर, यानी कि मिनिमम कह रहा है कि इतना होना चाहिए, जबकि आपने कैलकुलेट किया है तो इतना हो रहा है। लेकिन जब आईएस कोड आपका कहता है कि मिनिमम इतना होना चाहिए, आपका इतना है नहीं है, तो नहीं है तो हम प्रोवाइड क्या करेंगे, हम लोग यही चीज प्रोवाइड कर देंगे, जो मिनिमम क्राइटेरिया है वही प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आप लिखिएगा एक लाइन कि प्रोवाइड एएसटी मेन इक्वल टू इतना mm स्क्वायर। ठीक है, जब इतना mm स्क्वायर एएसटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप स्पेसिंग कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पर जो स्पेसिंग कैलकुलेट कीजिए 148 के लॉन्ग नहीं 180 के लॉन्ग कैलकुलेट कीजिएगा। तो 180 के लॉन्ग कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आएगा, हाँ आंसर आपका 436.33 mm आएगा। ठीक है, तो जब इतना हमने प्रोवाइड, देखिए यहाँ पर ध्यान समझने वाली बात है कि मेरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, यानी कि एएसटी जो मेन हमने कैलकुलेट किया था वो कम था एएसटी मिनिमम से, तो हमको मिनिमम इतना प्रोवाइड करना ही है, तो हमने इतना ही प्रोवाइड कर, जो मिनिमम क्राइटेरिया था उसी को प्रोवाइड करा दिया। उसके बाद स्पेसिंग कैलकुलेट किया हमने, बार का डाया एज्यूम कर लिया था पहले ही 10 mm का, तो मेन बार का आप स्पेसिंग कैलकुलेट किए। अब स्पेसिंग के लिए चेक लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो हम लोग चेक फॉर स्पेसिंग करते हैं। स्पेसिंग का चेक करने के लिए हमने बताया कि स्पेसिंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन मिनिमम ऑफ 3D और 300 mm मेन स्टील के लिए। ठीक है, इतना से मिनिमम इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप लगा रहे हैं कि आपका 3 इंटू इफेक्टिव डेप्थ है आपका 125, यानी कि 375 mm, ये आ रहा है आपका 300 mm है ही। ठीक है, तो हमने जो कैलकुलेट किया स्पेसिंग वो है 436। ठीक है,
और जो हमने स्पेसिंग कहा, जो IS कोड के अलावा निकाला, तो ये कह रहा है कि ये दोनों में जो मिनिमम है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए स्पेसिंग। तो आपका ये दोनों में मिनिमम कितना है 300 mm, और जबकि हमने स्पेसिंग कैलकुलेट किया है 436 mm। तो क्या सही है मेरा कंडीशन, यानी कि स्पेसिंग जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो स्पेसिंग ज्यादा आ जा रहा है। तो हाँ, तो जब ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपका IS कोड कह दिया कि स्पेसिंग शुड नॉट बी मोर देन इतना, ये दोनों में जो मिनिमम उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि हमने कैलकुलेट किया तो उससे ज्यादा आ रहा है। तो ज्यादा आ रहा है तो आपको क्या करना है कि मिनिमम वैल्यू पुट करना है, यानी कि इतना ही mm का आपको, इतना ही mm पे स्टील आपको लगाना है। तो यहां पर लिखिए प्रोवाइड टेन mm डाया बार at the rate of 300 mm center to center spacing as मेन स्टील। ठीक है, यानी कि मेन स्टील के लिए हमने 300 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दिया, जबकि हमने कैलकुलेट किया था इतना, लेकिन फिर भी हमने इतना ही दिया। ठीक है, तो इस तरह से बनता है। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो आपको मिनिमम क्राइटेरिया देना पड़ेगा, जो कोड कर रहा है उतना आपको देना ही है। जब हम आगे चलते हैं हम लोग, चलिए यहाँ पर तो हम लोग देखते हैं कि स्पेसिंग आपका घट गया, हमने कैलकुलेट किया था इतना, स्पेसिंग हमने प्रोवाइड किया इतना। तो जब आप क्या कर रहे हैं कि आपने कैलकुलेट किया कि इतना इतना दूर, मान लीजिए कि ये 4 आपका कैलकुलेट किया हुआ है 436 mm की दूरी पर आप बार लगा रहे हैं, लेकिन कोड कर रहा है कि नहीं इतना नहीं लगाना है, आपको कमे पर लगाना है, यानी कि 300 पर लगाना है, यानी इतना ही दूर पे लगाना है। तो जब आपका पूरा सेक्शन में लगाइएगा तो आपका क्या होगा, ये 300 mm पर लगाइएगा तो आपका बार और नजदीक नजदीक लग रहा है, यानी कि आपको ज्यादा बार लगाना पड़ेगा, ज्यादा एरिया ऑफ स्टील का जरूरत होगा। तो ज्यादा एरिया ऑफ स्टील का जरूरत होगा तो आपको एसटी कितना, उसके लिए एसटी कैलकुलेट कीजिएगा। तो आपको यहां पर लिखना है प्रोवाइड एसटी मेन, यानी मेन एसटी प्रोवाइड करने के लिए आप क्या कीजिए कि जैसे आपने कैलकुलेट किया था कि एरिया ऑफ 1 बार इंटू 1000 बीगा वैल्यू। देखिए यहाँ पर आपने स्पेसिंग कैलकुलेट करना था तो एसटी मेन नीचे था, अब हमको एसटी कैलकुलेट करना है तो स्पेसिंग को नीचे लेकर चल जाएंगे। स्पेसिंग अभी हमको पता है कितना है, इतना। ठीक है, तो यहाँ पर डाल दीजिए स्पेसिंग। ठीक है, तो एरिया ऑफ 1 बार कितना हो जाएगा, π/4 इंटू 10 के स्क्वायर इंटू 1000 डिवाइडेड बाई आपका स्पेसिंग है 300 mm। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, यानी कि यहां से कैलकुलेट कीजिएगा आपको आएगा तो 261.79 mm², यानी कि आपको प्रोवाइड कीजिएगा जो प्रोवाइड एएसटी मेन होगा, यानी कि एएसटी जो प्रोवाइड कर रहे हैं आप यहां पर लिख दीजिए कि प्रोवाइड एएसटी मेन कितना प्रोवाइड कर रहे हैं आप 261.79 mm², यानी कि आपका जब स्पेसिंग घटा तो एरिया ऑफ स्टील आपका बढ़ गया। पहले आप कितना प्रोवाइड कर रहे थे 180 mm², जब कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो तो मिनिमम क्राइटेरिया का प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जब हमने स्पेसिंग चेक किया तो स्पेसिंग भी आपका कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, यानी कि मिनिमम आपको स्पेसिंग देना था 300 mm को ज्यादा आ रहा था। तो ज्यादा आ रहा था तो हमने क्या किया कि फिर उसके जो स्पेसिंग हमने प्रोवाइड किया उसके कोरस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ स्टील कितना हमको प्रोवाइड करना था, उसके कोरस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ स्टील जब हमने कैलकुलेट किया तो 261.79 mm आया। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एएसटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे अगला स्टेप में। एएसटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग स्पेसिंग चेक करेंगे और स्पेसिंग का चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग चेक लगाएंगे। ठीक है, चेक शियर डिफ्लेक्शन। चलिए तो हम लोग स्टेप 7 के बाद स्टेप 8 में देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टील, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कैसे निकालते हैं। तो हमने बताया था कि मिनिमम क्राइटेरिया का निकालते हैं, यानी कि 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया, ये है HYSD के लिए हम लोग 415 के अकॉर्डिंग डिजाइन कर रहे हैं स्लैब। तो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया तो 180 mm², पहले भी हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो 180 mm² आया। तो इसका स्पेसिंग निकालने के लिए हमने डाया एज्यूम कर लिया 8 mm का। जब डाया एज्यूम करने के बाद हमने जब स्पेसिंग निकाला था वो 279, तो हमने कहा था कि स्पेसिंग कम ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने कैलकुलेट किया 275 mm का स्पेसिंग कैलकुलेट किया। उसके बाद स्पेसिंग के लिए जब चेक लगाया तो चेक लगाने के बाद आया कि आपका मिनिमम होना चाहिए 5D और जो 450 में है दोनों में मिनिमम से कम होना चाहिए। तो कम है, हाँ देखिए 275 mm है वो कम है, लेकिन पहले वाला जो मेन रेनफोर्समेंट के लिए जब आप डिस्ट्रीब्यूशन बार का है, मेन रेनफोर्समेंट के लिए जब स्पेसिंग निकाल रहे थे तो आपका स्पेसिंग जो कैलकुलेट किए थे वो ज्यादा आ जा रहा था, तो हमने मिनिमम वाला ही प्रोवाइड किया था। लेकिन यहाँ पर मेरा कम है तो जो कैलकुलेट किया वही प्रोवाइड करेंगे, तो हमने प्रोवाइड कर दिया कि 275 mm का। अब अगला है स्टेप नंबर 9 में जब चलिएगा तो चेक फॉर शियर के लिए हम लोग करेंगे चेक फॉर शियर।
तो शियर के लिए चेक करने के लिए आपको वही आपका मेथड रहेगा जो पिछले वाला वीडियो में है, ठीक है, जो सिंपली सपोर्टेड में है उसी का आप उसी तरह से चेक लगेगा। तीनों चेक शियर के लिए और एक है डेवलपमेंट लेंथ के लिए, सॉरी डिफ्लेक्शन के लिए पहले है, डिफ्लेक्शन के लिए, उसके बाद डेवलपमेंट लेंथ के लिए चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर शियर के लिए जब चेक कीजिएगा तो यहाँ पर भी सपोर्ट पे ही करना है, लेकिन सपोर्ट पे यहाँ बार बेंट अप नहीं होता है। तो यहाँ पर जो सपोर्ट पे जो बार यूज कीजिएगा यानी कि एएसटी जो यूज कीजिएगा, सॉरी एएसटी जो यूज कीजिएगा, एएसटी जो यूज कीजिएगा वो आपका जितना कैलकुलेट करने पर जो एएसटी मेन आया है वही रहेगा। लेकिन सिंपली सपोर्टेड में हमने क्या करा था कि एएसटी जो कैलकुलेट थे उसका आधा यूज कर रहे थे हम लोग, सपोर्ट पर शियर चेक करते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट पर यहाँ पर जो कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर में जो फुल एएसटी है वही आपको एज्यूम करके आपको वहां पर वैल्यू रख के उसके पहले तो टाउ भी निकालेंगे, टाउ भी निकालेंगे, टाउ भी निकालेंगे, टाउ भी निकालने के बाद टाउ से निकालेंगे, टाउ से निकालने के बाद दोनों कंपेयर करेंगे कि आपका टाउ भी जो होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए टाउ सी से, ठीक है। डिफ्लेक्शन चेक में हमने करते थे कि एल बाई डी जो है मैक्सिमम जो होना चाहिए वो लेस होना चाहिए एल बाई सॉरी ग्रेटर होना चाहिए एल बाई डी प्रोवाइडेड से, ठीक है, कि यानी कि एल बाई डी जो प्रोवाइडेड है उससे आपका ग्रेटर होना चाहिए मैक्सिमम, जो आईएस कोड के थ्रू निकालते थे। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ भी आपका जो एएसटी वैल्यू लगाइएगा तो एएसटी आपको फुल एएसटी जितना आपने प्रोवाइड किया था, प्रोवाइड कितना किया है आपने एएसटी मेन 216 पॉइंट समथिंग mm स्क्वायर का प्रोवाइड किया, ठीक है। तो ये एएसटी आपको यूज करना है। और डेवलपमेंट लेंथ का है तो डेवलपमेंट लेंथ में हम लोग केवल यहाँ पर एलडी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और 0.87 FY 5/4 टाउ BD, ठीक है, इतना ही कैलकुलेट कर देना है। उसके बाद बार को आपको बेंड करके दिखाना है। हम देखते हैं, आप शियर चेक कर लीजिएगा खुद से, डिफ्लेक्शन चेक कर लीजिएगा खुद से। डेवलपमेंट लेंथ में थोड़ा सा चेंज आता है तो हम डेवलपमेंट लेंथ करके दिखाते हैं, आप उसका डिटेलिंग दिखा देते हैं, ठीक है। अब बाकी चीज आपको अगर नहीं हो रहा है तो नोट्स देखिएगा, नोट्स में आपको मिल जाएगा। और यहाँ से हम लोग केवल डेवलपमेंट लेंथ जो है अलग है, डेवलपमेंट लेंथ का हम बता दे रहे हैं किस तरह से होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तब। चलिए तो यहाँ पर आप स्टेप देख लीजिएगा। आप डेवलपमेंट लेंथ का हम बता रहे हैं तो डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला यानी कि एलडी का फॉर्मूला हमने बताया था उस दिन कोड में कि 0.87 FY 5/4 टाउ BD हुआ करता था। 0.87 FY 415 इंटू FY यानी डाया हमने एज्यूम किया है 10 mm का, तो 10 mm का डाल रहे हैं 4 इंटू टाउ BD। टाउ BD का वैल्यू हमने M20 के अलोंग कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगा आपका 1.2। हमने बताया था उस दिन टाउ BD का वैल्यू किस तरह से निकालते हैं। कोरस्पॉन्डिंग देखते हैं आपका कि आप कितना ग्रेड का कंक्रीट यूज कर रहे हैं, M20 का यूज कर रहे हैं, M25 का यूज कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग टाउ BD निकालते हैं। टाउ BD हमने कैलकुलेट कर लिया कहाँ से, आईएस कोड से। आईएस कोड के पेज नंबर ये तो हमको याद नहीं है, लेकिन पिछला वीडियो हमने बताया था कितना नंबर पेज से लिए थे। तो वहां से कैलकुलेट करने के बाद हमने बताया था कि जब डेफॉर्म्ड बार होता है तो आईएस कोड में जो वैल्यू दिया हुआ है उसको 60% बढ़ा देते हैं, यानी कि ये जो है बार दिया हुआ है ये प्लेन बार के लिए दो है, लेकिन जब डेफॉर्म्ड बार यूज कर रहे हैं यानी कि 415 यूज कर रहे हैं तो 415 डेफॉर्म्ड होता है, तो इसके लिए हम लोग 60% बढ़ा देते हैं। देखिए 60% बढ़ा दिए, 1.6 से गुना कर दिए। तो ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आएगा 470 mm, इतना आता है 470 mm। इतना वैल्यू जब आया तो देखिए कुछ इस तरह से, इसका डिटेलिंग देखते हैं थोड़ा सा। चलिए तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम बार प्रोवाइड करते हैं। तो बार कहाँ प्रोवाइड करेंगे, देखिए कैंटिलीवर है तो कैंटिलीवर है, ऊपर से लोड लगेगा, हमेशा ऊपर से लोड लगेगा तो बेंट होगा कुछ इस तरह से। जब इस तरह से बेंट होगा तो टेंशन जोन ऊपर क्रिएट होता है, ठीक है। तो टेंशन जोन ऊपर क्रिएट होता है तब बार भी ऊपर ही लगता है, यानी कि बार जो हमने पढ़ा था आरसीसी में कि बार टेंशन फोर्स को या टेंशन स्ट्रेस को काउंटरएक्ट करने के लिए लगाया जाता है। तो बार कहाँ लगाएंगे, ऊपर में। तो बार आपका कैंटिलीवर में यहाँ लगेगा, ठीक है, यहाँ पर आपका बार लग गया। तो ये मेन बार हुआ। तो मेन बार हमने एलडी जो कैलकुलेट किया, यहाँ पर जो एलडी कैलकुलेट किया तो हमने बताया था कि एलडी यानी कि उतना आपको सपोर्ट में अंदर किया जाता है। एलडी जो डेवलपमेंट होता है एंकरेज प्रोवाइड करने के लिए प्रोवाइड कराया जाता है यहाँ पर। तो एलडी कितना करना है भाई, तो आपका 470 mm आपका वाल का थिकनेस हमने यहाँ पर लिया है 300 mm, ठीक है, 300 mm लिया है। तो इसको अगर हम प्रोवाइड भी कराते हैं, यहाँ से मान के चलिए आगे चलते हैं तो ये 300 mm मैक्सिमम जा सकता है तो 300 mm जा सकता है, लेकिन हमने एलडी कैलकुलेट किया है 470 mm। तो 470 mm का हम लोग जब कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि 90 डिग्री बेंट करके देखते हैं,
ठीक है। पहले 9 इस जो बार आया 470 हम प्रोवाइड करा ही देना, चाहे आप किसी तरह से घुमा घुमा के लगाइए, ठीक है। तो जब इसको हम यहां से ले गए तो ये कितना हुआ, इधर 20 mm छोड़िएगा, नॉमिनल कवर 20 mm छोड़िएगा, तो 20 mm छोड़ने के बाद आपका बचेगा स्पेस कितना है, 300 है, 20 mm छोड़िए 280 mm, 200 mm 80 mm यहाँ आएगा। फिर उसके बाद बेंड कीजिए नीचे, तो ये कितना आ सकता है मैक्सिमम, ये ओवरऑल डेप्थ है आपका 150 mm, हमने यही प्रोवाइड किया था ना 150 mm। तो आप जब लाइएगा तो ऊपर से 20 mm छोड़ दीजिए, नीचे से 20 mm छोड़िएगा नॉमिनल कवर, तो आपका आ जाएगा ये जो वैल्यू आएगा 110 mm आएगा। 20 mm ऊपर छोड़ा, 20 mm नीचे, यानी 40 mm छोड़ दिया 150 mm में, तो 110 mm का वैल्यू यहाँ पर आ गया। तो 280 प्लस 110, 280 प्लस 110 कितना हुआ 9, यानी 390 आ गया। हम लोग को कितना करना है 470, तो इसमें और कितना जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें और आप 80 mm और जोड़ दीजिए, यानी कि 80 mm का बेंट और देना पड़ेगा। तो देखिए 80 mm का बेंट हमने दे दिया, ये हमने मान के चला कि ये जो बेंट दिया है ये वाला बेंट ये 80 mm है, ठीक है। तो डेवलपमेंट लेंथ कहां से कहां तक प्रोवाइड कीजिए, यहां से लेके आपने प्रोवाइड किया यहां तक, यानी कि आपने 180 डिग्री का बेंट दे दिया। तो यहाँ पर आपको नोट्स में लिख दीजिएगा यहाँ पर कि प्रोवाइड 180 डिग्री बेंट, क्यों भाई, तो क्योंकि हमने जो एलडी कैलकुलेट किया है वो एलडी आपको इसी में प्रोवाइड करा देना, तो एलडी हमने प्रोवाइड करा दिया। यहाँ पर एलडी का कोई कंडीशन नहीं है चेक करने के लिए, कंडीशन में कि हाँ भाई एलडी आपका इतना से कम होना चाहिए, इतना से ज्यादा होना चाहिए। जो आपने एलडी कैलकुलेट किया वो एलडी आप सपोर्ट में आप प्रोवाइड कराना ही है, उसको बेंट कराइए 160 का करिए या फिर आप 180 का कीजिए या फिर 90 डिग्री का बेंट करके प्रोवाइड कीजिए। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टील आपका लगेगा भाई, यहाँ लगेगा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, यहाँ लगेगा, इस तरह से आप दिखा दीजिए, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये बार आपने यूज किया है 10 mm डाया बार एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। जबकि डिस्ट्रीब्यूशन आपने बार यूज किया था कितना mm, 8 mm डाया बार कितना mm सेंटर टू सेंटर था, 275 mm सेंटर टू सेंटर, इस तरह से था। आपका डी का वैल्यू कितना आ रहा था यहाँ पर, स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ कितना कैलकुलेट किया था आपने, तो वो वैल्यू हमने 125 प्रोवाइड कराया था। तो यहाँ पर इस तरह से आप डिटेलिंग कर दीजिएगा, और कुछ खास नहीं है। हमने बताया कि जो सीयर चेक लगाएंगे और डिफ्लेक्शन चेक लगाएंगे तो इसमें एएसटी पूरा रखना है, हाफ नहीं करना है, ठीक है। चलिए ये हुआ आपका, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको 2S लैब का मिलेगा। 2S लैब में हम लोग देखेंगे पहले उसका स्टेप्स किस तरह का होता है, डिजाइन किस तरह से करते हैं। देखिए आपका बेसिक है पहला, जो हमने 1वे स्लैब सिंपली सपोर्टेड करा दिया है, तो अगर वो समझ गए तो ये वाला भी समझ जाएगा, खुद से बना सकते हैं, और 2A भी समझ सकते हैं। 2A में भी कुछ खास अलग नहीं है, 2A भी बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए तो ठीक है, आगे अगले वीडियो हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।